नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया सना। वक्त हो चला है फटाफट 100 का, तो आइए देख लेते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 17वें दिन भी जारी है। किसान संगठनों ने दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक ठप करने की चेतावनी दी। हरियाणा समेत देश भर में किसानों ने टोल प्लाजा को घेरने का आह्वान किया, जिसके तहत किसानों ने तमाम टोल प्लाजा को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया। हांसी में किसानों ने मैयर टोल प्लाजा फ्री करवाया। NH9 पर बने मैयर टोल प्लाजा पर किसानों का भारी जमावड़ा है, जिसके आगे पुलिस जवान बेबस नजर आए। अंबाला में शंभू बॉर्डर पर नहीं काटा जा रहा टोल टैक्स, पूरा दिन बंद रहेगा टोल प्लाजा। टोल नाके से वाहनों की आवाजाही फ्री। किसानों ने करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर पहुंचकर सभी गाड़ियों को टोल नाके से फ्री गुजरने देने की अपील की, जिसके बाद टोल नाके से सभी कर्मचारी चले गए। प्रशासन के पास किसानों के सुबह टोल पर पहुंचने की जानकारी थी, लेकिन किसानों ने रात के 12 बजे ही टोल प्लाजा को फ्री करा दिया। हालांकि प्रशासन ने इमरजेंसी हालात से निपटने की तैयारी की है। बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर कई वाहन गुजरते हैं। टोल फ्री होने से जहां पर लोगों को फायदा हो रहा है, तो वहीं टोल कंपनीज को नुकसान होता है। लेकिन किसानों ने साफ कर दिया, आंदोलन सफल होगा। पलवल में किसानों के टोल फ्री के ऐलान के बाद धरना स्थल पर ITBP के जवानों की तैनाती कर दी गई है। जिला प्रशासन ने ओठा चौक पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी है। पलवल में सैकड़ों किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि टोल सर्वर बंद नहीं हुआ तो फास्टैग से टोल टैक्स करता रहेगा। किसान आंदोलन का असर KGP के MP एक्सप्रेस वे पर भी देखने को मिल रहा है। सैकड़ों वाहन जाम में एक्सप्रेस वे पर अभी फंसे हुए हैं। किसानों द्वारा टोल फ्री करने के ऐलान के बावजूद फरीदाबाद में स्थिति अभी सामान्य बनी हुई है। फरीदाबाद बदरपुर टोल से गाड़ियां लगातार आ जा रही हैं। बदरपुर बॉर्डर पर भी कड़ी चौकसी पुलिस के द्वारा की जा रही है। फिलहाल बदरपुर टोल प्लाजा पर स्थिति सामान्य है। बदरपुर बॉर्डर पर कोई भी किसान नहीं पहुंच पाया। जींद नरवाना नेशनल हाईवे पर खटकर टोल प्लाजा को किसानों ने फ्री कराया। किसानों ने टोल से गुजरने वाले वाहन चालकों से बिना टैक्स दिए जाने को कहा। कैथल के गांव क्यूडक के पास टोल प्लाजा पर किसानों ने टोल नाके को फ्री कराया। हालांकि इस दौरान भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। कैथल जिले और कुरुक्षेत्र जिले की सीमा पर लगते टोल पर किसानों ने पहुंचकर विरोध जाहिर किया। रोहतक पानीपत नेशनल हाईवे पर गांव मगडौली के पास टोल प्लाजा को किसानों ने फ्री करवाया। पुलिस के पुख्ता इंतजाम के बावजूद किसान टोल बूथ पर पहुंचे। गोलाचीका में किसानों ने कैथल पटियाला स्टेट हाईवे पर बने कमर्शियल टोल को टैक्स फ्री करवाया। किसानों ने टोल बूथ पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि सुधारों की चर्चा करते हुए कहा कि नए कृषि सुधारों से किसानों को फायदा होने वाला है। PM ने कहा कि सरकार कृषि से जुड़ी सारी चीजों को से दीवारें हटा रही है। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून से किसानों को नए बाजार मिलेंगे। नए कृषि कानूनों से किसानों की आमदनी बढ़ेगी। PM मोदी ने यह भी कहा कि कृषि क्षेत्र में निवेश से किसानों को बहुत फायदा होगा। उन्हें नए विकल्प मिलेंगे, नए बाजार मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 6 सालों में दुनिया ने भारत में गजब का विश्वास दिखाया है। ये विश्वास पिछले 6 महीने में और भी ज्यादा मजबूत हुआ है। चाहे वो FDI हो या फिर FPI, विदेशी निवेशकों ने भारत में रिकॉर्ड निवेश किया, आगे भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि खेती में जितना निजी क्षेत्र के द्वारा निवेश किया जाना चाहिए था, उतना निवेश नहीं किया गया। PM मोदी ने कहा कि कृषि क्षेत्र में निजी कंपनीज अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन उन्हें और भी अच्छा काम करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी के भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ की 93वीं सालाना आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन का उन्होंने उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि साल 2020 में 2020 मैच की तरह हमने कई बार स्थितियों को तेजी से बदलते हुए देखा। कृषि कानूनों को लेकर जारी किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए पूछा, कृषि कानून हटाने के लिए कितनी आहुति देनी होगी। राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आंदोलन को लेकर एक एक करके 11 किसानों ने दम तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि किसान सरकार के बीच का गतिरोध खत्म करना जरूरी है। राहुल गांधी ने आंदोलन में मारे गए किसानों की तस्वीरें भी साझा की। उन्होंने कृषि कानूनों का विरोध जताते हुए पार्टी की ओर से किसान आंदोलन को समर्थन दिया।
भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का कहना है कि अगर बैन किए गए संस्थानों के लोग हमारे इर्द गिर्द दिखाई दे रहे हैं तो सेंट्रल इंटेलिजेंस को उन्हें पकड़कर जेल भेजना चाहिए। राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलनकर्ताओं के बीच ऐसा कोई शख्स दिखाई नहीं दे रहा, अगर हमें ऐसा कोई मिला तो हम उन्हें बाहर निकाल देंगे। दरअसल खुफिया सूत्रों के अनुसार किसान आंदोलन से जुड़ी एक रिपोर्ट में सरकार को बताया गया कि अल्ट्रा लेफ्ट नेताओं और प्रो लेफ्ट विंग के चरमपंथी तत्वों ने किसानों के आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी टीकरी बॉर्डर पर संदिग्ध लोगों के पोस्टर का मसला उठाया। उन्होंने आरोप लगाया था कि एमएसपी, एएमपीसी और अन्य मुद्दे किसानों से संबंधित हैं, लेकिन ये पोस्टर किसान का मुद्दा कैसे हो सकता है। किसान आंदोलन के बीच डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। दोनों नेताओं ने किसानों के मुद्दे पर की चर्चा। अभय सिंह चौटाला पर कटाक्ष करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अगर किसान हितैषी होते तो चुनाव में एक ही सीट नहीं आती। भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक स्थित अपने निवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे थे। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि बादल कैप्टन बताएं कि क्या हरियाणा का किसान नहीं है। एक ने एसवाईएल से संबंधित तमाम समझौतों को पंजाब असेंबली बुलाकर निरस्त कर दिया, तो दूसरे ने हरियाणा को पानी देने वाली खुदी हुई नहर को मिट्टी से भरवा दिया। चरखी दादरी के कितलाना टोल पर भी किसानों का कब्जा। किसानों ने टोल फ्री किया। सरकार के खिलाफ आंदोलनकारी किसान कर रहे नारेबाजी। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर देश भर से खाद्य सामग्री भेजी जा रही है। सिरसा से भी किसानों के लिए खाद्य सामग्री भेजी गई। दी आढ़तियन एसोसिएशन की ओर से राहत के लिए तिरपाल और सब्जियां रवाना की गई। कृषि कानूनों के खिलाफ सिंघू बॉर्डर की रेड लाइट पर धरने पर बैठे किसानों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। किसानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने, महामारी एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज। किसान 29 नवंबर को लामपुर बॉर्डर से जबरन दिल्ली की सीमा में घुस आए थे। सिंघू बॉर्डर की रेड लाइट पर बैठे हुए थे। किसानों के खिलाफ एफआईआर अलीपुर थाने में दर्ज हुई। कैथल के कलायत में किसान आंदोलन तेज होता जा रहा है। किसानों को खुला समर्थन देते हुए खंड के कुल 29 सरपंचों में से सरपंच, संगठन प्रधान सहित 14 सरपंचों ने पद से इस्तीफा दिया। जनप्रतिनिधि उपमंडल कार्यालय पहुंचे, जहां पर एसडीएम कार्यालय अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। मटौर गांव के सरपंच पृथ्वी सिंह पहले ही बीडीपीओ को इस्तीफा दे चुके हैं। इस तरह इस्तीफा देने वालों की संख्या 15 हो गई है। किसान आंदोलन को समर्थन कर रहे सर्व कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों को घरों में नजरबंद करने को लेकर विरोध मार्च निकाला गया। लघु सचिवालय पहुंचकर डीसी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा ने बताया कि सिर्फ फरीदाबाद में हो रहा है, जहां पर पुलिस किसान आंदोलन का समर्थन करने पर कर्मचारी नेताओं को उनके घरों में नजरबंद कर रही है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पलवल नेशनल हाईवे नंबर 19 पर गांव अटोहा के पास किसानों के धरना प्रदर्शन को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक टीम का गठन कर दिया गया, जो कि किसानों के स्वास्थ्य की जांच कर रही है। किसानों को दवाइयां वितरित हो रही हैं। पंचकुला के सेक्टर 14 में विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने किडनी केयर सेंटर का उद्घाटन किया। क्षेत्र के लोगों को किडनी से संबंधित बीमारियों के इलाज को लेकर सुविधाएं मिलेंगी। इस किडनी केयर सेंटर में जहां पर किडनी से संबंधित बीमारियों का इलाज होगा, वहीं डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध होगी। हरियाणा जन चेतना पार्टी ने अंबाला निगम चुनाव के लिए ताल ठोक दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी कि हरियाणा जन चेतना पार्टी अंबाला निगम की सभी 20 वार्ड पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही साथ मेयर के लिए भी उम्मीदवार उतारा जाएगा। फिलहाल पार्टी की ओर से 20 में से 14 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। वार्ड 1 से जसवीर सिंह, वार्ड 3 से हनी सहगल को जन चेतना पार्टी ने मैदान में उतारा। हरियाणा जन चेतना पार्टी की ओर से वार्ड 4 से अशोक कुमार सोनी और वार्ड 5 से संजय को टिकट दिया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने उन्हें शुभकामनाएं दी। पार्टी की ओर से वार्ड नंबर 7 से विक्रमजीत सिंह को टिकट दिया गया, जबकि वार्ड नंबर 9 से आरती सिंगला को चुनावी मैदान में उतारा गया। हरियाणा जन चेतना पार्टी ने इस बार निगम चुनाव को रोमांचक बना दिया है। पार्टी ने वार्ड नंबर 11 से राजेंद्र कौर को मैदान में उतारा। वार्ड नंबर 12 से अमनदीप कौर, वार्ड नंबर 14 से रोशनी बाला को टिकट दिया गया।
हरियाणा जनचेतना पार्टी को जीत का पूरा भरोसा है। उम्मीदवारों ने लोगों के बीच पहुंचना शुरू कर दिया है। वार्ड नंबर 15 पर पार्टी ने बलविंदर सिंह पर भरोसा जताया। वार्ड 16 से बलजीत साहनी को टिकट दिया गया। अंबाला के वार्ड 17 से रानू देवी को हरियाणा जनचेतना पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, जबकि वार्ड नंबर 19 से राकेश सिंगला पर भरोसा जताया गया। अंबाला निगम चुनाव के लिए हरियाणा जनचेतना पार्टी ने वार्ड नंबर 20 से मधु शर्मा को उम्मीदवार घोषित किया। पार्टी ने पढ़े लिखे जनप्रतिनिधियों पर भरोसा किया। साथ ही साथ शहर के कई प्रतिष्ठित और जाने माने चेहरे को पार्टी ने निगम चुनाव में उतारा। वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 18 पर अभी पार्टी की ओर से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि जल्द ही बची हुई सीट पर भी पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। हरियाणा जनचेतना पार्टी न सिर्फ वार्ड का चुनाव लड़ेगी, बल्कि मेयर के चुनाव में भी उम्मीदवार को उतारा जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उनके लिए चुनाव लड़ने और 30 तारीख को आने वाले नतीजों में अंतर नहीं है, क्योंकि वो ये चुनाव अंबाला की जनता के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। उन्होंने अंबाला की जनता को भरोसा दिलाया कि वो उनकी आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि अंबाला की जनता ने पिछले कुछ साल में जो मुश्किलें झेली उसे वो दूर करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि उन्होंने हमेशा सेवा भाव से ही अंबाला की जनता के लिए काम किया। इस बार भी उसी सेवा भाव से वो काम करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि जितना काम उन्होंने पहले किया था, इस बार उससे भी ज्यादा काम किया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने विश्वास जताया कि अंबाला की जनता उनके साथ है, यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। पार्टी अपने पुराने चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर पर ही अंबाला निगम का चुनाव लड़ रही है। जिला महेंद्रगढ़ के नांगल चौधरी क्षेत्र में दुल्हन के घर से बारात को बेरंग लौटना पड़ा। रेवाड़ी के झोलडी गांव से बारात आई थी, लेकिन दुल्हन ने दूल्हे की उम्र और रंग को लेकर शादी करने से मना कर दिया। मामला यहीं पर खत्म नहीं हुआ। वर वधू दोनों पक्षों ने धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए थाने में एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेवात के शीशवाना गांव में ससुराल पक्ष पर आरोप लगा है कि उसने दहेज की डिमांड पूरी नहीं करने पर विवाहिता को बच्चों सहित पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया। हादसे में महिला और उसके एक बच्चे की मौत हो गई, एक बच्चा गंभीर रूप से घायल। नगीना पुलिस ने पति साबिर समेत ससुराल पक्ष के 5 लोगों पर आग लगाकर हत्या करने की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। अभी किसी आरोपी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। नूह के नूर मोहम्मद हत्या मामले में पटना ने गृह मंत्री, एसपी, आईजी और सीएम विंडो में शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई। बीते 26 नवंबर को पालरी रोड पर नूर मोहम्मद नाम के शख्स पर तेल डालकर आग लगा दी गई थी। परिजनों का आरोप है कि 15 दिनों बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। पानीपत के सेक्टर 29 में कृष्णा गार्डन में पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। परिवार बंगाल का रहने वाला है। आरोपी पानीपत में फैक्ट्री में काम करता है। पुलिस ने आरोपी पति को मौके से गिरफ्तार किया। फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए। गुरुवार देर रात पति और पत्नी में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। दोनों में पहले हाथापाई हुई। इसके बाद फिरदौस ने गला दबाकर हुस्ना की हत्या कर दी। चरखी दादरी जिले के गांव रानीला में एक शादी समारोह में करंट लगने से युवक की मौत हो गई। युवक टेंट लगाने के लिए पाइप लगा रहा था। मृतक के परिजनों ने टेंट मालिक पर लापरवाही का आरोप लगाया। मृतक के शव को चरखी दादरी के सामान्य हॉस्पिटल लाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंचकुला की राजीव कॉलोनी में मर्डर के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 10 दिसंबर को किसी बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था। झगड़े के दौरान 2 युवकों पर तीनों आरोपियों ने तेज धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस दौरान सागर नाम के शख्स की मौके पर मौत हो गई। लापरवाह अफसरों पर सरकार का एक्शन। नायब तहसीलदार, बीडीओ समेत 6 अधिकारियों पर कार्रवाई हुई। सीएम विंडो को लेकर हुई समीक्षा बैठक में लिया गया एक्शन। नूह में एक बीडीओ और पंचायत सचिव पर कार्रवाई। सरकारी फंड गबन मामले में निलंबित करने के आदेश दिए गए। यमुनानगर में पंचायती राज विभाग के नोडल अधिकारी को निलंबित किया गया। यमुनानगर के करेड़ा खुर्द गांव में खेतों के बीच में बने गोदाम में अचानक सीएम फ्लाइंग ने रेड की। सीएम फ्लाइंग को सूचना मिली थी कि किसानों का खेती में प्रयोग होने वाला यूरिया प्लाईवुड फैक्ट्री में सप्लाई होता है। सब इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा के अलावा कृषि विभाग के सब इंस्पेक्टर और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। सूचना के आधार पर यहां पर छापेमारी की गई।
इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि स्टॉक रजिस्टर चेक करने के बाद जो भी हालात बनेंगे उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक गोदाम के मालिक के बारे में पता नहीं चल पाया है। 13 दिसंबर को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड करेगा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा यानी कि NTSE का आयोजन। प्रदेश भर में 139 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 31,939 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने नवंबर महीने के अंत में हुई ओपन की 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाओं का परिणाम घोषित किया। इनमें 10वीं कक्षा में 27% और 12वीं में 30.86% बच्चे ही पास हुए। प्रदेश में कोरोना के 1065 नए मामले आए सामने। 24 घंटे में 23 लोगों की मौत हो गई। 2699 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में 1800 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। अब तक कोरोना के 2,37,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना के सबसे ज्यादा मामले गुरुग्राम से सामने आए। गुरुग्राम में कोरोना के 296 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। 3 की मौत हो गई है। 644 मरीज ठीक भी हुए हैं। फरीदाबाद में भी कोरोना का कोहराम देखने को मिला। कोरोना के 211 नए मामले आए सामने। 24 घंटे में कोरोना की वजह से 3 मौतें हो गई हैं। दिल्ली पर कोरोना का शिकंजा। 24 घंटे में सामने आए 2,385 नए मामले। 60 की मौत। 18,000 से ज्यादा केस एक्टिव। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुई 87 मरीजों की मौत। कुल मौतों का आंकड़ा हुआ 48,000 के पार। अब भी 71,315 केस एक्टिव। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार। एक दिन में आए 1,235 नए मामले। 10,000 से ज्यादा केस एक्टिव। अब तक 11,870 से ज्यादा की मौत। यूपी में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। एक दिन में मिले 1,561 नए मामले। 5,62,722 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। 20,473 केस एक्टिव। राजस्थान में कोरोना के 19,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। एक दिन में 1,592 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। मरीजों का आंकड़ा 2,87,000 के पार। आंध्र प्रदेश में एक दिन में आए कोरोना के 520 नए केस। मरीजों का आंकड़ा हुआ 8,73,000 के पार। 5,000 से ज्यादा केस एक्टिव। देश में 24 घंटे में 29,373 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि। 413 मरीजों की मौत। 98 लाख से ज्यादा टोटल केस। 3 लाख से ज्यादा केस एक्टिव। अमेरिका में बढ़ी ठीक होने वालों की तादाद। कुल मरीजों की संख्या हुई 1,60,00,000 के पार। अब तक 95 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1,80,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना की वजह से जान गंवा दी है। कुल मरीजों की संख्या 68,36,000 के पार। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या। कुल मरीजों का आंकड़ा 25,97,000 के पार। अभी 4,91,000 से ज्यादा केस एक्टिव। 45,893 मरीजों की मौत। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 7,14,00,000 के पार। अब तक 16 लाख से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में 2 करोड़ के पार कोरोना केस एक्टिव। दिल्ली और NCR के इलाकों में तेज गरज के साथ बारिश से सुबह की शुरुआत हुई। मौसम विभाग ने पहले चेतावनी जारी कर दी थी कि मौसम में बदलाव हो सकता है। राजधानी में सुबह 7 बजे 17 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। बारिश के साथ ही तापमान में और भी गिरावट नजर आई, जिसके बाद इलाके में वायु की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। बीते सप्ताह दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक औसतन 362 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद बर्फ से ढके हिमालय से बर्फीली उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से मैदानी इलाकों में तापमान में गिरावट आएगी। मौसम के बदले मिजाज के बाद एक बार फिर से उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो गई। अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग केंद्र औली में अभी तक 2 इंच से अधिक बर्फ जम चुकी है, जिससे सैलानियों समेत पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के चेहरे खिल गए। औली के साथ ही बद्रीनाथ, हेमकुंड, फूलों की घाटी, स्वर्गा रोहिणी में आधा फीट से अधिक बर्फ जम चुकी है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी के कारण निचले इलाकों में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दी। पर्यटन व्यवसाय से संबंधित लोगों का ये कहना है कि कोरोना की वजह से पर्यटन व्यवसाय जो पटरी से उतर गया था, बर्फबारी के बाद एक बार फिर से मुख्य धारा में आने की उम्मीद इन लोगों की है। उत्तरकाशी जिले के हरसील, मुखवा और उपला तकनौर में सीजन की तीसरी बर्फबारी ने फिर से सफेद चादर ओढ़ ली है, जिससे ग्रामीणों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। उधर काशी जिले में रात से हो रही बर्फबारी का सिलसिला जारी है। 1 फीट के ऊपर बर्फ पड़ चुकी है। बर्फों का सिलसिला लगातार जारी है। निचले इलाकों में रात से बारिश का सिलसिला जारी।